दोस्तों इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने निफ्टी के ऊपर बातचीत की है कि क्या निफ्टी में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है या फिर नहीं। साथ में 4 कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में काफ़ी अच्छे रिवर्सल्स हुए हैं, काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स हुए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स में आज के दिन काफ़ी बड़ी तेजी हो चुकी है, काफ़ी अच्छी बाइंग हो चुकी है। काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स अपनी ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि बड़ी बाइंग कैसे आ गई और टेक्निकली क्या सिचुएशन है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, किसी भी कंपनी को लेकर कोई भी कॉल टिप रिकमेंडेशन नहीं है। आपको वीडियो को देखकर किसी भी कंपनी के स्टॉक को नहीं खरीदना है। ये स्टॉक जो भी है एग्जाम्पल के लिए हम डिस्कस करें ताकि हम सीख पाए। अब देखिए, जो फर्स्ट कंपनी है इसका नाम है आरआर केबल। 13% का जंप है। तो क्लोजिंग बेसिस पे काफी अच्छी तेजी के साथ में स्टॉक बंद हो चुका है। खुला कैसे था? ओपनिंग भी इसकी काफी अच्छी थी, गैप अप के साथ में खुलता है 14-15% के साथ में, उसके बाद में 17%, 18%, 19%, 20% और स्लाइटली एंड में प्रॉफिट बुकिंग के साथ में स्टॉक क्लोज करता है 13% के साथ में। अब देखिए रीजन क्या है। रीजन है कंपनी के Q4 के रिजल्ट जो कि काफी अच्छे थे। रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे विद एक्सपेक्टेशन। रिजल्ट हमने देखा था 64% के साथ में कंपनी का मुनाफा वायन बेसिस पे बढ़ा था। साथ में आप देख सकते हैं वायरन केबल का जो सेगमेंट है उसमें कैपेसिटी एडिशन हो चुका है, यानी नई फैक्ट्री इस कंपनी ने डाली है। इसका मतलब है काफी अच्छी डिमांड्स यहाँ पे होगी, इसके पास में काफी अच्छे ऑर्डर्स इसके पास में होंगे। अब Q4 के रिजल्ट अच्छे हैं तो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे अच्छी बाइंग की। और साथ में आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूएशन है वो भी बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कंफर्टेबल है। जो दो बड़ी कंपनीज हैं, पॉलीकैब की बात करते हैं 47 का पी है, इसके बाद में 48 का पी रेशियो है KEI का, और आरआर केबल की बात करें तो 42 का पीई रेशियो है। फिनोलेक्स की बात करें तो यहाँ पे वैल्यूएशन काफी कम है, 25 का पी है, तो उसके ऊपर आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो वैल्यूएशन देखें तो टॉप 1 और 2 कंपनी के कंपैरिजन में वैल्यूएशन अभी कम है, और ये कम होने के पीछे का रीजन है इस कंपनी के अच्छे रिजल्ट। 64% के साथ में वायनवा बेसिस में प्रॉफिट बढ़ता है तो वैल्यूएशन को एक डिप मिल जाता है। साथ में दोस्तों हम देखें तो स्टॉक ने काफी खराब परफॉर्म किया था इस गिरावट के अंदर। साथ में आपने नोटिस किया होगा एक बड़ी जो कंपनी है वो एंटर कर चुकी है वायरन केबल के सेगमेंट के अंदर, तो इसी की वजह से काफी बड़ी दिक्कत बनी। लेकिन उस कंपनी ने कहा है हम बहुत ज्यादा अग्रेसिवली नहीं जाएंगे। अल्ट्राटेक की बात करूं, और साथ में टाइम लगेगा ये सब चीजें होने में, तकरीबन 2-3 साल का टाइम लग सकता है। तो उसके बाद में स्टॉक्स ने अपना बॉटम बनाया और कुछ हद तक तेजी दिखाई। आप इसमें नोट कर सकते हैं, यहाँ पे बॉटम आउट होते हैं स्टॉक, ये जो बड़ी गिरावटें हुई उसके बाद में, और यहाँ पे तेजी बनी है और काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग हो चुकी है, यानी इन्वेस्टर्स को रिजल्ट बहुत ही पसंद आया है। तो ठीक है, हम बोल सकते हैं एक ब्रेकआउट यहाँ से इसमें हमने देख लिया है, ये रेसिस्टेंस है। अगर पिछले लो को, या फिर हम बोल सकते हैं आज का जो लो है उसके नीचे स्टॉक जाके आगे आने वाले दिनों में बंद नहीं होता है, तो उसका मतलब ये होती है कि कंपनी का स्टॉक स्ट्रांग है, और स्ट्रांग है तो बुलिश है, रिजल्ट अच्छे हैं तो कंपनी के स्टॉक चलते हैं, तो चांसेस हो गए स्टॉक के ऊपर जाने के पीछे के। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है पॉलीकैब। अब देखिए इसका जो इम्पैक्ट है पॉलीकैब के अंदर भी देखने को मिला है। टेक्निकल्स के ऊपर हम बाद में आएंगे क्योंकि इसके रिजल्ट आने वाले हैं। अब देखो 6% के साथ में जंप है, यानी कैपेसिटी एडिशन हुआ है, तो इसका मतलब मार्केट को ऐसा लगा कि डिमांड अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छी होगी, तो पॉलीकैब के स्टॉक में भी जंप देखने को मिला है। कल हमने बातचीत की थी कि आरआर केबल की वजह से ये जो स्टॉक्स हैं इनके भी प्राइस एक्शन देखने लायक होंगे। अब देखिए आरआर केबल ने एंड में गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी, लेकिन पॉलीकैब की बात करें तो एंड में तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, साथ में आप देखोगे तो KEI ने भी 6% की तेजी के साथ में परफॉर्म किया। इसको भी अगर आप देखोगे तो एंड में तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। दोस्तों होता क्या है कि रिजल्ट जब आ जाते हैं तो इन्वेस्टर को पता चल जाता है कि रिजल्ट कैसे हैं, तो बाद में वो प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। लेकिन जब कंपनी के रिजल्ट आए नहीं है तो मार्केट को ऐसा लगता है कि रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं, तो क्यों अभी प्रॉफिट को बुक करे, रिजल्ट आने दो, फिर बेचेंगे, फिर प्रॉफिट को बुक करेंगे। तो 6 मई 2025 यानी कल इसके रिजल्ट आने वाले हैं, तो कल देखते हैं किस तरह के रिजल्ट होते हैं, उसके बाद में इन्वेस्टर्स का क्या एक्शन होता है। साथ में दोस्तों KEI की भी बात करें तो कल के दिन यानी 6 मई को कंपनी के रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। तो दोनों कंपनीज के स्टॉक कल के दिन भी काफी ज्यादा रडार पे रहने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि रिजल्ट अच्छा आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा तेजी करनी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है नेटवेब। 14% के साथ में स्टॉक बढ़कर बंद हो चुका है। तो यहाँ पे भी काफी अच्छी ओपनिंग थी, उसके बाद में स्टॉक ऊपर गया और थोड़ा बहुत स्लाइटली हम बोल सकते हैं कुछ बड़ी नहीं थी प्रॉफिट की बुकिंग के साथ में स्टॉक क्लोज करा, तो 14% का जंप है। अब इसके पीछे का रीजन आपको बताइए, कल हमने बातचीत की थी कि यहाँ पे जो कंपनी है इसका मुनाफा 45% के साथ में बढ़ चुका है, और AI टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है, तो ये काफी बड़ी बात है। साथ में स्टॉक वैसे भी ऊपर से काफी गिर चुका है, काफी बड़े करेक्शंस इसमें हम देख चुके हैं, 54% के साथ में नीचे हैं।
डीप सीक को लेकर भी काफ़ी बड़ी गिरावट इसमें दिखाई थी, लेकिन कंपनी ने बोला उसकी वजह से हमारा फ़ायदा है, डेटा सेंटर्स ज़्यादा ओपन होंगे जिसकी वजह से हमारा काम बढ़ जाएगा। 800 रुपीज़ का बॉटम बना के सबसे पहले स्टॉक 3000 गया, उसके बाद में नीचे आ गया 50% के साथ में टूट के 1500 के आसपास, और अभी आप देखोगे तो 1620 के आसपास है। तो एक बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। साथ में रेसिस्टेंस के पॉइंट देखें तो ये जो आज स्टॉक का हाई है ये एक रेसिस्टेंस है, सेकंड रेसिस्टेंस यहाँ पे है, और वॉल्यूम सजेस्ट कर रही है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये इस तरह से देखा जाता है दोस्तों कंपनी के टेक्निकल चार्ट को कि क्या सिचुएशन है, नंबर्स कैसे हैं, वॉल्यूम्स कैसे आ रहे हैं, प्राइस एक्शन कैसे हैं, टेक्निकल पैटर्न कैसे हैं। तो ये सब फंडामेंटली और टेक्निकली दो तरीके होते हैं स्टॉक्स को देखने के। स्विगी ने भी आज काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया, 12% के साथ में जंप था, खुला ठीक था, लेकिन उसके बाद में एक न्यूज़ आती है जिसकी वजह से स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। दोस्तों न्यूज़ ये है कि जो बोल्ट है, बोल्ट मतलब एक स्विगी का ही प्रोडक्ट है जिसमें 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाती है। वो एक्सपेंड हो चुका है 500 सिटीज़ में, क्योंकि पहले ये 10-15 सिटीज़ में था, उसके बाद में 50 सिटीज़ और इन्होंने ऐड करी अपनी सर्विसेज को देखते हुए कि 10 मिनट में हम डिलीवरी कर भी पा रहे हैं क्या। तो इनकी सर्विसेज इनको अच्छी लगी तो इन्होंने एक्सपेंड कर दिया 500 सिटीज़ में। ज़ोमैटो को अपनी सर्विस अच्छी नहीं लगी तो ज़ोमैटो ने एग्जिट कर दिया 10 मिनट डिलीवरी की सर्विसेज को। अब देखो ज़ोमैटो की एक अच्छी आदत है, ज़ोमैटो जब से प्रॉफिटेबल हुआ है इसने अपने जो भी नॉन प्रॉफिट जो बिजनेस है जिसमें इनको ऐसा लगता है कि आगे चल के प्रॉफिट नहीं आएगा, वो जल्दी से एग्जिट कर देते हैं ताकि ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ज़ोमैटो को पता लग गया कि 10 मिनट डिलीवरी वाला जो बिजनेस है ज़्यादा नहीं चलेगा, उसमें पैसे लगेंगे, डिलीवरी पहुंच नहीं पाएगी तो नुकसान होगा। हो सकता है स्विगी को ये बात आगे जाके समझ में आए। तो ऐसा नहीं सोचना है कि इन्वेस्टर ने बाइंग कर दिया आज तो बोल्ट की वजह से स्विगी का मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा, ज़ोमैटो को बीट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे चल के देखना पड़ेगा कि स्विगी के साथ में क्या होता है। अपनी सर्विसेज को ये भी एक्सपेंड करते रहते हैं या फिर ये एग्जिट करते हैं, क्योंकि ज़ोमैटो प्रॉफिटेबल है, स्विगी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ में अगर आप देखोगे तो ज़ोमैटो का चार्ट मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि लिस्ट हुआ था, उसके बाद में थोड़ा सा तेज हुआ था और ये गिर गया था, और यहाँ पे साइडवेज परफॉर्म किया था, उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ था। तो ज़ोमैटो के साथ में आप देखोगे स्विगी का चार्ट तो वो भी आपको कुछ यही बताएगा कि ओपन हुआ, तेजी बनी, उसके बाद में गिर गया, अब यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। तो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से क्या ब्रेकआउट होगा या फिर नहीं। तो वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिटेबल होने पर। बाकी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में बाइंग हो चुकी है, लेकिन एक रेंज में ही परफॉर्म करा है, देखते हैं ब्रेकआउट्स यहाँ पे होते हैं या फिर नहीं। तो ये भी इन्वेस्टर्स के रडार पे होने वाला है। और ये जो भी कंपनीज होती है दोस्तों प्रॉफिटेबल नहीं होती है, लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, काफ़ी रिस्की कंपनीज होती है, इसमें इन्वेस्टर्स कम पैसे लगाते हैं और सोचते हैं कि पैसे टूट भी सकते हैं या प्रॉफिट बुक कर लो, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पे इन्वेस्टर्स करते हैं। इसके बाद में देखिए मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 9% के साथ में तेजी स्टॉक ने दी है। अब इसके पीछे का रीज़न है वैल्यूएशन, 16 का पी है, ब्रोकिंग कंपनीज की वैल्यूएशन वैसे भी कम होती है। सेकंड आप देखोगे तो अभी के समय जो एक डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी मार्केट के अंदर थी एंजल वन, जो अभी भी मार्केट के अंदर है, यहाँ पे ज़्यादा बाइंग हो रही थी, लेकिन इसकी काफ़ी बैड न्यूज़ हमने सुनी है, डेटा लीक होने की न्यूज़ सुनी है जिसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स पैनिक कर चुके हैं, बाइंग नहीं कर पा रहे हैं। साथ में सीबी के रूल्स हम बोल सकते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर चुके हैं नेगेटिवली। तो जो ओल्ड जो कंपनीज हैं मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसी सिक्योरिटी, चलो आईसीआईसी सिक्योरिटीज तो डीलिस्ट होगा उसको छोड़ते हैं, लेकिन हाँ इस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टर्स ने गजब की बाइंग की है, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स करेगा तो ऐसी कंपनीज में अच्छी बाइंग होती है। अब जैसे यहाँ पे भी एक बड़ी तेजी आई थी, यहाँ पे अच्छी तेजी आई थी, तो क्या ये जो तेजी है वो बनेगी या फिर नहीं, वो आगे चल के पता चलेगा। बाकी दोस्तों आप दो नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था जो सपोर्ट बनता है, उसी सपोर्ट पर स्टॉक ने अभी अपना मेंटेन किया सपोर्ट को और यहाँ से थोड़ा सा तेज हो चुका है। अब ये जो भी कंपनीज होती है ना दोस्तों, सीडीएसएल है, मोतीलाल ओसवाल है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। अब किसी के मन में क्वेश्चन होगा कि सीडीएसएल के नंबर्स तो अच्छे नहीं थे तो आज क्रैश क्यों नहीं हुआ। अब वो रीज़न भी मैंने आपको कल बताया था वीडियो के अंदर, आगे चल के और बातचीत करते हैं इसको भी लेकर। नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है वारी एनर्जीज, 5% की एनर्जी को दिखाकर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। अब देखो वैल्यूएशन इसकी भी कंफर्टेबल होती जा रही है, पहले 100 के आसपास का, मोर देन 100 का पी था, अभी 40 का पी है। लेकिन ऐसी कंपनीज रिस्की होती है, आपको पता ही है सोलर के अंदर पिछली एक जेंसोल के अंदर क्या सीन हुआ था। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि इसके अंदर होगा, लेकिन हाँ ऐसी जो भी कंपनीज होती है वो काफ़ी रिस्की होती है। थीमेटिक जो भी कंपनीज होती है, डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, उसमें कम पैसे लगाते हैं इन्वेस्टर्स और साथ में प्रॉफिट भी बुक करते रहते हैं। अब देखो 19% के साथ में चला था स्टॉक Q4 के रिजल्ट के बाद में, तो एक चीज अपने को समझ में आती है कि शॉर्ट टर्म का ट्रेंड इसका अच्छा है, क्योंकि रिजल्ट अच्छे लगे इन्वेस्टर्स को। 19% की तेजी थी,
25 अप्रैल को लॉक इन पीरियड इसकी लॉक इन पीरियड एंड हो रहा था, तो इन्वेस्टर्स ने काफ़ी बेचे स्टॉक्स, 9% के साथ में क्रैश भी हुआ। तो दोनों चीज़ें हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या सीन है, स्टॉक ऑलरेडी ऊपर से गिर चुका है, एक बॉटम स्टॉक ने बना लिया, उसके बाद में ब्रेकआउट दिया, और जो रेसिस्टेंस होता है वो अगर सपोर्ट बन जाता है तो क्या होता है, उसको थोड़ा सा पॉजिटिवली लेके चलते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रांग इसका बना हुआ है, ये आप नोट कर सकते हैं। डिटेल में आपको दिख जाएगा कि ये जो रेसिस्टेंस था वो सपोर्ट बना और यहाँ से स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, यहाँ से अच्छी बाइंग हो रही है, तो इंडिकेशन पॉजिटिवली हम इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना, ये भी काफ़ी काम का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।